चलो कल राइट करते हैं अपन। कल अपन ने पढ़ा था, चाहे कोई भी प्रोफेशनल्स हो, सीए हो, कुछ भी हो, अगर आपको अपनी बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में समझ में आना चाहिए। देन व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मतलब वो सारे लोग जो इंचार्ज है मैनेजमेंट जो भी हो रहा है बिजनेस में, वो लोग क्या करते हैं, जितनी भी डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज हैं लाइक मैन, मशीन, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, उनको इंटीग्रेट कर कर उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाते हैं, प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल एंटिटी बनाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और सर्वाइवल किस पे डिपेंड करती है कि आपको कितना अच्छा मैनेजमेंट है, आप कितने कॉम्पिटेंट हो मैनेजमेंट पे, उस पे डिपेंड करती है आपकी सक्सेस एंड सर्वाइवल। Management is also used set of interrelated functions like planning, organizing, directing, staffing, controlling, and ये सारे functions एक दूसरे से interrelated होते हैं। प्लानिंग मतलब डिसाइड करना गोल के बारे में, फिर रिसोर्सेज को एक्वायर करना, फिर अलोकेट करना काम को, लोगों को काम बांटना, और फिर कंट्रोल लगाना, ये चेक करने के लिए कि जो प्लान किया था वो आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मैनेजमेंट को एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस भी कहा जाता है, लोगों से काम करवाने का तरीका इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजर्स जो होते हैं वो गोल्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, क्यों? ताकि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ वो कोप अप कर सके, एडजस्ट कर सके एंड उसे अडेप्ट कर सके। अपन ने पढ़ा था स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? मेथड्स और मींस अडॉप्टेड टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है? पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हो, फिर प्लानिंग करते हो, फिर इंप्लीमेंट करते हो एक्टिविटीज को, ताकि आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। स्ट्रैटेजी एक गेम प्लान है ताकि बिजनेस अपनी पोजीशन ले सके, अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सके, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके एंड बिजनेस में सक्सेसफुली compete कर सके। विलियम एफ ग्लुक कहते हैं इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड। किस चीज का इंटीग्रेशन होता है? प्लान और एक्शन का, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। इगोर एच एनसॉफ्स बोलते हैं इट इज अ कॉमन थ्रेड। कॉमन थ्रेड किन किन के बीच में? जो आपने काम किया है और जो आपका मार्केट है उसके बीच में, ताकि आपको ये पता चले अभी आप कहाँ हो और फ्यूचर में आपको कहाँ पे होना है। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान और ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है, वो डेस्टिनेशन बता रहा है कि क्या हो, क्या करना है और कहाँ तक पहुंचना है। वो सारी चीजें आपको ये स्ट्रैटेजी बताती। स्ट्रैटेजी मतलब एनालाइज करते हो, प्लान करते हो, इंप्लीमेंट करते हो सारे एक्शंस को, ताकि आप अपने आप को एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकालकर विनिंग सिचुएशन में लेकर आ सके। It is a plan adopted for survival, stability, and the growth of the business. Strategy is no substitute for sound, alert, and responsible management, क्योंकि स्ट्रैटेजी कभी परफेक्ट फ्लोलेस नहीं हो सकती। उसका नेचर ही है कि वो फ्लेक्सिबल है, वो प्रेगमेटिक है। प्रेगमेटिक मतलब क्या था बच्चों? प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए सिचुएशंस, मतलब सडन इमरजेंसीज आ जाएंगी तो उससे भी अपन अपने आप को कोप अप कर सकें, उनको भी मैनेज कर सकें। स्ट्रैटेजी इज अ इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सके, थ्रेट्स क्या है वो फाइंड आउट कर सके और अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर अपनी वीकनेस को कम कर सके। स्ट्रैटेजी तीनों लेवल्स पे बनाई जाती है, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल हो, चाहे वो बिजनेस लेवल हो, या चाहे वो फंक्शनल लेवल हो। कॉर्पोरेट लेवल कौन सा था? टॉप लेवल, जहां सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएफओज होते थे। बिजनेस लेवल कौन सा था? डिविजनल लेवल। डिविजनल लेवल जैसे कि एग्जांपल बताओ मुझे आईटीसी का, होटल्स, रेस्ट उसके, और स्टेशनरी और उसका टबैको का बिजनेस। फंक्शनल लेवल में क्या क्या आएगा उसका? उसका एचआर, उसका प्रोडक्शन, उसका फाइनेंस, उसका मार्केटिंग एक्सेट्रा, और सबके ये फंक्शनल लेवल आ गए। तो कॉर्पोरेट लेवल सबके लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, और वो क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा? लाइक एक्सपेंशन, मर्जिंग, एक्विजिशन। तो कॉर्पोरेट लेवल टॉप मैनेजर्स होते हैं यहाँ पे, वो पूरी बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक्सपेंशन, मर्जिंग, एक्विजिशन एक्सेट्रा। और इन स्ट्रैटेजीज को ऑपरेशनलाइज मतलब एक्चुअल फंक्शनिंग में कौन लेकर आता है? डिविजनल और फंक्शनल लेवल। वो कैसे स्ट्रैटेजीज बनाएंगे? एक दो नाम याद कर लेना, इनमें से ज्यादा याद नहीं करना, कि कैसी क्वालिटी होगी, कितना वॉल्यूम में हम सामान बनाएंगे, उसकी क्या प्राइस होगी, कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना एक्सेट्रा।
स्ट्रैटेजी इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव को इंटेंटेड प्लान्ड भी कहते हैं और रिएक्टिव को अडेप्टिव स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के लिए इनिशिएटिव लेना, फर्स्ट मूव लेना, उसे क्या कहते हैं? प्रोएक्टिव। क्यों करते हो प्रोएक्टिव? ताकि आप अपनी मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सके, इसीलिए आप प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी करते हो। रिएक्टिव अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को देखकर फिर उसे रिएक्ट करना इज कॉल्ड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। कि स्मार्टफोन अब सैमसंग भी बनाने लग गया एप्पल को देखते हुए। तो अनएंटिसिपेटेड जो डेवलपमेंट्स होते हैं, कुछ नया आया मार्केट में, उसके लिए रिएक्शन देना इज कॉल्ड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो कह सकते हैं किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव को डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। क्यों ऐसा? क्यों? कई डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, पहले से आप एनालाइज कर कर पहले से ही सोचोगे कि हमें कहाँ पे पहुंचना है, हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, हमें कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए आप पहले से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हो। बट हर बार ऐसा नहीं होता कि जो आपने सोचा हो वो का वो हो जाए। कभी कोई अनएक्सपेक्टेड टर्न आ सकता है। तो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड टर्न आएगा तो उसके लिए हमें उसको रिएक्शन देना पड़ेगा। तो रिएक्शन हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, रिएक्शन देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रैटेजी हमेशा प्रोएक्टिव नहीं होती, वो रीजन रिस्पॉन्स ऑफ अनफोर्सीन डेवलपमेंट। बिना सोचे समझे कुछ अगर आ गया तो उसको देखते हुए भी हमें तुरंत स्ट्रैटेजी को डेवलप करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं स्ट्रैटेजी इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाने से आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। आप कई बार पहले एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, फिर उसके लिए रिवोल्यूशनरी आइडिया डेवलप करते हैं, वो भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यूपीआई और एक केचप का एग्जांपल लिया था कि वो लोग हेल्दी केचप बना रहे हैं। यहाँ तक कल पढ़ा था, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो हमें? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आगे का पढ़ें। कल से आप लोगों को वैसे लर्न करना है जैसे आज सोनम ने लर्न किया था, जैसे आज छवि ने लर्न किया था। मतलब मुझे परफेक्ट लर्न चाहिए, ऐसे आधा अधूरा नहीं। देखो होगा क्या, आधा अधूरा लर्न कर लो, होता क्या है उससे। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ 100, आप लोग उसमें से अभी याद करोगे 80। 80 में से आप लोग को एक महीने बाद तक 60 याद और एग्जाम तक 40 याद रह जाएगा। इतना ही कम रहता है, एक्चुअल में इतना ही कम रहता है। और अगर हम 100 का अभी 100 याद करेंगे तो एग्जाम तक आते आते वो 100% मेरी गारंटी आपको 80 तक याद रहेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ। और यहाँ पे 40 याद में से लिख भी कितने का पाओगे? सिर्फ 30 का लिख पाओगे। तो इतनी मेहनत करो कि अभी, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई लोड नहीं है, अभी आपके ज्यादा थ्योरी सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं तो भी आपके पास टाइम सफिशिएंट मिलता है पूरे दिन पढ़ने के लिए। मैं भी थोड़ा 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 सही कंटेंट पढ़ा रही हूँ। और अभी अभी अगर हम बहुत अच्छे से लर्न करेंगे ना बच्चों, तो धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि कल फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे होता है माइंड हमारा थोड़ा सा स्लो चलता है सबका ही। तो इसलिए मैंने 3 पन्ने ही पढ़ाए। 3 पन्ने पढ़ने में हमें 1-1.5 घंटा लग सकती है, आराम से लग सकती है। इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि हम 3 घंटा 1 घंटा दे रहे हैं 3 पेजेस को, नहीं। धीरे धीरे आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, धीरे धीरे माइंड बहुत शार्प चलने लग जाएगा और इतना एक्टिव हो जाएगा, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी इतनी फास्ट हो जाएगी आप लोगों की, आप लोगों को खुद को पता चलेगा कि आप एक दिन में 10-10 पेजेस आराम से थॉरोली लर्न कर पाएंगे। थॉरोली मतलब मैं चाहती हूँ मेरी मिरर इमेज बनो आप लोग। जितना मुझे याद उतना आप लोगों को याद। याद करने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट डे से हमें वही मेथड यूज में लेना है याद करने का। कैसे? जो मैं क्लास में मेथड यूज में लेती हूँ पढ़ाने के लिए, वही आप लर्न करने के लिए काम में लो। देखो क्या होता है। सपोज कल अपन पढ़ रहे थे मैनेजमेंट, मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट की फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ाई, तो अब आप लोग क्या करेंगे? लर्न करते वक्त वो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो फर्स्ट डेफिनेशन लर्न करेंगे। फिर वो फर्स्ट डेफिनेशन अपने मन से बोलने की कोशिश करेंगे कितना याद है, ठीक है। फिर हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ ली, पूरा मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मैंने बुक बंद की और फिर मैंने फर्स्ट से दोबारा रिवाइज किया अपने आप को कि मैनेजमेंट इज वो सारे लोग जो अपने उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड मैंने वर्ड्स 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 बोल रही, ठीक है। किताब बंद करके रिवाइज करने से होता क्या है बच्चों? क्यों हम किताब बंद करके रिवाइज करना चाहिए? ताकि हम हमारे माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि हमें किताब बंद कर कर चीजें मेमोराइज हो रही हैं कि नहीं हो रही, लर्न हो रही हैं कि नहीं हो रही। लिख लिख कर याद करने का देखो टाइम नहीं है, हम उस लेवल पे नहीं है कि अभी हम लिख लिख कर थ्योरी याद करेंगे। और एग्जाम में तो किताब बंद कर कर ही पेपर देना है। आप अगर फर्स्ट डे से देखो, फर्स्ट डे बहुत दिक्कत आएगी, जो मैं आपको बता रही हूँ उस मेथड के अंदर बहुत प्रॉब्लम आएगी। पर धीरे धीरे
अपने आप वो चीजें बहुत फ्लेक्सिबल होती जाएंगी और आप लोगों को लगेगा कि हमें बहुत अच्छे से चीजें लर्न हो रही है। तो हमें एग्जाम किताब बंद कर कर ही देना है। तो अगर हम फर्स्ट डे से हमारे माइंड को ट्रेन करेंगे कि किताब बंद कर कर मुझे लर्न है चीजें, चाहे मुझे 2 पैराग्राफ में से 2 लाइनें भी याद हैं, तो वो 2 लाइन आप मान कर चलो आपको एकदम की याद हो गई। जैसे अपन लोगों ने बच्चों जब स्टैटिस्टिक्स मैंने फर्स्ट डे क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको फर्स्ट डे कैलकुलेटर यूज करना सिखाया था। मैंने आप लोगों को कहा था 2 into 3 भी आप एम प्लस में डालकर करो, जबकि हमारा माइंड कहता है 2 into 3 तो 6 होता है। फिर भी मैंने एम प्लस करवाया था। और फर्स्ट डे में कितनी दिक्कत आई थी, हम धीरे 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 एम प्लस एम प्लस एम प्लस, और लास्ट में आते थे आप लोग इतनी सुपर फास्ट स्पीड में वो एम प्लस एमआरसी से करने लगे थे कैलकुलेशंस। तो वही होता है, हम फर्स्ट डे से जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो धीरे 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 फ्लो में आना शुरू हो जाती है। फिर मैनेजमेंट के वो दोनों टॉपिक याद किए, फिर स्ट्रैटेजी याद किया मैंने किताब खोलकर। फिर स्ट्रैटेजी मैंने थोड़ा सा, जितना भी मेरे को लगता है मेरी कैपेबिलिटी है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन, जितना भी मुझे लगता है पोर्शन याद किया। फिर मैंने किताब बंद की, फिर मैंने दोबारा शुरू से वो वाला याद किया। मेरा सबकॉन्शियस माइंड में प्रीवियस टॉपिक तो पक्के 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 होते चले जा रहे हैं, और ये जो लास्ट वाला स्ट्रैटेजी वाला टॉपिक है, हो सकता है इसमें मैं थोड़ा सा अटक जाऊं। फिर मैंने नेक्स्ट टॉपिक किया, फिर मैंने थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लिया। तो इससे होगा क्या, आपको प्रीवियस टॉपिक पक्के होते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे प्रीवियस टॉपिक पूरा पूरा नहीं, अपने आप माइंड कहेगा हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, ये मुझे पक्का याद है, ये मुझे याद नहीं है, इसमें मुझे ये लर्न करना है। हर थ्योरी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोग यही मेथड काम में लेते थे। जब मैं पढ़ती थी मैं यही मेथड काम में लेती थी, इसलिए मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव मेथड होता है थ्योरी के लिए। और थ्योरी बच्चों, मैं आपसे सुनती हूँ, वो रिफ्लेक्शन है आप कितना अच्छा लिखोगे, उसका रिफ्लेक्शन है। आप जो मुझे अभी सुनाओगे ना, उतना अच्छा आप लिखोगे। आपको जितना अच्छा आता होगा ना, लर्न होगा, उतना फास्ट आप लिख पाओगे, और उतना अच्छा आप लिख पाओगे, और वही कंटेंट लिख पाओगे। तो आप लोग खुद रिवीजन करते वक्त भी कोशिश करो कि कंप्लीट रिवीजन करो, कंप्लीट लर्न करो। अगर सेंटेंस ये बोलता है कि मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ताकि हम हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें, और ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैंने इंटरकनेक्टेड वर्ड भी मैंने रिवाइज करते वक्त बोला, मैंने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स भी रिवाइज करते वक्त बोला। इससे होगा क्या कि जब मैं पेपर लिखूंगी तब मैं ये नहीं भूलूंगी, और ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, और मैं अपने आप बाय डिफॉल्ट ये लिख दूंगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो यही मेथड काम में लो। अभी तो मैं बहुत धीरे धीरे, और एक ही चीज को मैं भी क्लास में कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पे लर्न हो रहा है। मेन कीवर्ड्स तो मैं यही लर्न करवा दे रही हूँ, और मेन जो सेंटेंसेस है वो घर जाकर आप, और कनेक्टिविटी बढ़ाओ, और समझ कर याद करो कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है इसलिए इसमें ऐसा लिखा है। तो उस तरीके से याद करोगे तो चीजें बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगी। तो उसी तरीके से हमें पढ़ना है, और उसी तरीके से हमें लर्न करना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब मुझे सुनाओ तब मुझे परफेक्ट सुनाओ, जो सुनाओ उतना परफेक्ट सुनाओ, कि उतना उतना तो पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट होता चले मेरे साथ। चलो अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस एंड उसके लिमिटेशंस। सबसे पहले अपन सीखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम स्ट्रैटेजी को मैनेज करते हैं, उसका मेन एम, मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे बेसिक एम क्या होता है कि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना है, हमें कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, ताकि हमें डोमिनेंट पोजीशन अचीव कर सकें। अब आप ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अब आप ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अब आप ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे अचीव कर सकते हैं, कुछ भी यूनिक और ऐसा हो, जो कुछ यूनिक हो, एंड समथिंग दैट शुड बी वैल्यूड बाय द अदर्स। कस्टमर अगर उसकी वैल्यू करेगा तो वो आपसे सामान बार बार खरीदेगा, बार बार खरीदेगा, तो उसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। एंड सेकेंड कि क्यों हम स्ट्रैटेजी को मैनेज करते हैं, ताकि जितने भी एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं अपन उनको राइट वे में रिएक्ट कर सकें, इसीलिए हम
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है ताकि मार्केट में हम डोमिनेट पोजीशन को सिक्योर कर सकें। एंड सेकंड क्या है, हमें कंपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो आप उसको कैसे रिएक्ट कर सकते हो। The term strategic management refers to the process of, बच्चों क्योंकि ये प्रोसेस है तो हमें सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, विजन। विजन मतलब बहुत दूर का सोचना। जैसे कि आपने सोचा है कि हम सीए बनने के बाद हम 15 सालों में मेरे पास मेरा खुद का एक घर होना चाहिए, मेरे पैसों का मेरा घर होना चाहिए, इसीलिए मैं सीए कर रही हूँ। तो ये मेरा विजन है। इस विजन को अचीव करने के लिए आपने क्या किया, घर बनाने के लिए आप सीए करोगे, सीए करने के लिए आप जो कर रहे हो उसे क्या कहते हो, मिशन। और सीए करने के लिए आपको इंटर क्लियर करना है, तो मतलब आप अपना क्या डिसाइड कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव। और इस इंटर को क्लियर करने के लिए आप लोग क्या बनाते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हो। तो विजन मतलब बहुत दूर का सोचना, फिर थोड़ा पास का सोचना इज कॉल्ड मिशन, फिर थोड़ा और पास का सोचना इज कॉल्ड आपका ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सबसे पहले आप विजन बनाते हो, फिर आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो, फिर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो, उस स्ट्रैटेजी को क्या करते हो, आप एग्जीक्यूट करते हो, फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करते हो। किसी में भी चेंजेस कभी भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं बच्चों, और एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। तो जब आपको लगता है तब आप अपने विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी में चेंजेस कर सकते हैं। अब बताओ मुझे, ये वन टाइम एक्टिविटी है या साइक्लिकल? ये साइक्लिकल प्रोसेस है। थ्रू आउट दी लाइफ टाइम अपन अपना विजन चेंज करते रहते हैं, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स कुछ चेंजेस करते रहते हैं, फिर दोबारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये थ्रू आउट दी लाइफ ये चीजें चलती रहती हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, हम सबसे पहले कंपनी का विजन समझते हैं, फिर एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। ये सारे स्टेप्स हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में, ये चैप्टर्स हम ये स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। फिर हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट को, फिर स्ट्रैटेजी को बनाते हो, इंप्लीमेंट करते हो, उसे इवैल्यूएट करते हो और उसे कंट्रोल करते हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है कि आप इवैल्यूएट करो कि आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करते हैं ताकि अपन सर्वाइव और ग्रो कर सकें। अब अपन क्या सीखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंस नहीं है, ये नॉर्मली बताया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप किसे फिट कहते हो, जो बड़ी कंपनी होती है, जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, आप उसे फिट कहोगे? नहीं, आप उसे फिट नहीं कहोगे। तो फिर आप किसे फिट कहते हो, जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ कोप अप कर पा रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, फिटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को फिट नहीं कहा जाता, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल ले, चेंजेस कर ले, उस ऑर्गेनाइजेशन को फिटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी ड्रोन हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं अगर वो एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर पाती। आप लोग बताओ कोई एग्जांपल। हाँ, जैसे कि नोकिया ने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बदला तो वो एक्सटिंक्ट हो गई। अब अपन सीखेंगे इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स क्या है इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, क्या इंपॉर्टेंस है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। डायरेक्शन बताता है कि आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। मतलब ये मुझे बताएगा कि ये विजन है, ये मिशन है, ये गोल है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स बनाओ ताकि आप अपना विजन को अचीव कर सको। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि आप प्रोएक्टिव बनो, ना कि रिएक्टिव बनो। आप पहले से सिचुएशन को एनालाइज करो, फिर एक्शन लो, ना कि सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनो। स्पेक्टेटर्स मतलब सिर्फ देखना नहीं है, देखकर रिएक्शन नहीं देना, पहले से अपने आप को चीजों के लिए तैयार करो। आप अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करोगे, कोई और नहीं। आप जो एनवायरनमेंट में जितने भी वेगरीज आ रहे हैं, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं,
अगर आप पहले से तैयार हो तो आप उनको हैंडल कर सकते हो, ना कि उनके साथ आप कैरी अवे हो सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल अपन लेते हैं कोविड का, तो जो लोग अनसर्टिनिटी के लिए पहले से तैयार था, जो बिजनेस कोविड आ गया, एनवायरमेंट अनसर्टेन सिचुएशन आ गई, तो वो लोग उसके साथ मूव ऑन कर गए, मतलब आगे बढ़ गए वो लोग। और जो बिजनेसेस बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, वो कॉम्पिटिटर को देखकर ही जब रिएक्शन देते थे, वही वाली स्ट्रैटेजीज वो लोग अपनाते थे, तो वो लोग कोविड के साथ वॉश आउट हो गए। तो सेकंड अपन ने बेनिफिट क्या पढ़ा कि प्रोएक्टिव बनो, ना कि रिएक्टिव। थर्ड बेनिफिट क्या है? प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस इन अ बिजनेस। अब आप अपने बिजनेस में कौन से डिसीजंस लेते हो रिलेटेड टू बिजनेस? मेरा किस किस चीज का बिजनेस होगा? होटल का, स्टेशनरी का, टोबैको का। रिलेटेड टू प्रोडक्ट, अब मैं क्या क्या बेचूंगी? स्टेशनरी में रजिस्टर, पेन, पेंसिल। मार्केट में कहाँ सामान बेचूंगी? झुंझुनू में या जयपुर में। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कौन सी मशीन्स को इंस्टॉल करूंगी, कितना पैसा लगाऊंगी, और मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा। अब ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बॉस है और उसके स्टाफ है, तो एक तो ये स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर हो गया, सीईओ हो गया, या फिर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। अब उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में बांट रखा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एक स्ट्रक्चर हो सकता है कि सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बांट रखा है कि टोबैको का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है, या फिर स्टेशनरी का बिजनेस है। टोबैको के डिपार्टमेंट्स बांट दिए, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग। होटल के अपने डिपार्टमेंट एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क देता है सारे मेजर डिसीजंस के लिए जो बिजनेस के होते हैं। डिसीजंस रिलेटेड टू बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक गाइडेंस प्रोवाइड कराता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जो करने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, वो क्या करना चाह रहा है, उस पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर मतलब रास्ता ढूंढना, वो फ्यूचर को फेस करना बताता है। वो बताता है कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और क्या क्या तरीके हैं उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है ये डिसाइड करने के लिए कि मार्केट में ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और इनको इस तरीके से ग्रैब किया जा सकता है। तो अभी तक अपन ने कौन से बेनिफिट्स पढ़ लिए, रिवाइज करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। अपन ने सबसे पहले पढ़ा गिव्स अ डायरेक्शन। वो डायरेक्शन दे रहा है, मतलब वो विजन बता रहा है, मिशन बता रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं ताकि अपन अपना विजन को अचीव कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है कि आप प्रोएक्टिव बनो, ना कि रिएक्टिव बनो। आप पहले से सिचुएशन के लिए तैयार रहो, एनालाइज कर एक्शन लो, ना कि सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनो। आप अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करो। आप जितनी भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ आप चलो, ना कि उनके साथ आप वॉश आउट हो जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस। आप जितने भी मेजर डिसीजंस बिजनेस में लेते हैं रिलेटेड टू बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उन सबके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। एंड ये गाइड करता है, जो भी हम करने की कोशिश करें उसमें गाइड करता है। फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, ये हमें बताएगा कि ये अपॉर्चुनिटीज है और इनके ये तरीके हैं इनको ग्रैब करने के। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस, दैट इज इट एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। मतलब ये हमें बचाता है मेजर मिस्टेक करने से। जैसे कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट चॉइस, अगर आपका जो मार्केट है आपने वो गलत, सपोज मैं शर्ट्स बनाती हूँ, मेरा शर्ट्स जो है वो झुंझुनू के लोगों को नहीं पसंद आएगा, वो मेरा शर्ट का जो टेस्ट है वो जयपुर का लोगों को पसंद आएगा। और अगर मैंने बिना एनवायरनमेंट को स्कैन किए, एनालाइज किए, मैंने मेरे वो शर्ट्स झुंझुनू में लॉन्च कर दिए और बेच दिए, मुझे जबकि झुंझुनू के लोगों का टेस्ट फ्लेवर पता है, तो मेरा यहाँ पे बिजनेस नहीं चलेगा और मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा।
और अगर यही चीज मैंने पहले से एनवायरनमेंट को एनालाइज किया होता, फिर मैंने मेरे शर्ट्स को डायरेक्टली जयपुर में लॉन्च किया होता, तो मैं इतनी ह्यूज मिस्टेक्स, इतना ह्यूज पैसा जो खर्च हो रहा है उससे बच जाती, इतना ह्यूज लॉस से मैं बच जाती। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मतलब वो डिफेंस करता है, वो अपन को बचाता है अगेंस्ट द मिस्टेक्स एंड द पिटफॉल्स से वो बचाता है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इनहैंस द लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्जिटिविटी मतलब लाइफ ऑफ द बिजनेस को इंक्रीज करता है वो। इतना डायनेमिक एनवायरनमेंट है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, बिना स्ट्रैटेजी के आप लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलता है आपका एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए, आपका एक रीजन होना चाहिए कि क्यों आप सरवाइव कर रहे हो। रीजन मतलब कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद है, कस्टमर को आपकी क्वालिटी पसंद है, कस्टमर को आपका फीचर्स पसंद है, कुछ तो रीजन होना चाहिए आपके सर्वाइवल का, तब तो आप लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर जाओगे। आप सिर्फ लक के बेसिस पे लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये कहता है एक्शंस ओवर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्शंस होने चाहिए। लास्ट जो बेनिफिट है दैट इज कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उसको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। अब ये कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब यूनिक स्ट्रेंथ विच शुड नॉट बी कॉपीड बाय द अदर्स। ऐसी स्ट्रेंथ जो सिर्फ आपके पास है और कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैगी, मैगी का जो मसाला है, नूडल्स सब सेम बना देंगे, पैकेट सेम बना देंगे, पर मसाला कोई कॉपी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी को भी उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है। तो जब मसाला कॉपी नहीं कर सकता तो वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है, तो उसी की वजह से उसको क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स, ये सारी इंपॉर्टेंस थी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट फटाफट। हेडिंग क्या क्या पढ़ा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमें डायरेक्शन दे रहा है बिजनेस को कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। प्रोएक्टिव रहो ना कि रिएक्टिव। फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाता है। फ्यूचर पाथ फाइंडर में हेल्प करता है, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और उनको अपन कैसे ग्रैब कर सकते हैं। ये कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट द मिस्टेक्स एंड पिटफॉल से हमें बचाता है, प्रोडक्ट मार्केट चॉइस और इन्वेस्टमेंट में हम ह्यूज मिस्टेक ना कर दें। ये बिजनेस की लॉन्जिटिविटी बढ़ाता है, ये बोलता है कि आपका कोई क्लियर स्टैंड होना चाहिए कि क्यों आप सरवाइव कर रहे हो। सिर्फ लक के बेसिस पे आप ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। एक्शंस ओवर एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए। एंड ये कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी डेवलप करने में हेल्प करता है। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या था बच्चों? यूनिक स्ट्रेंथ विच शुड नॉट बी कॉपीड बाय द अदर्स, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये तो हमने क्या पढ़ लिया? ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखो, हर चीज के फायदे होते हैं तो हर चीज के नुकसान भी होते हैं। हमें हमेशा फायदे और नुकसान दोनों के बारे में पता होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले। पता चले हमने कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया और उसके नुकसान ज्यादा है, लिमिटेशन ज्यादा है, तो हमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस दोनों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। पहली लिमिटेशन, हम बिजनेस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बिजनेस कहाँ रन करता है? एनवायरनमेंट में। और एनवायरनमेंट कैसा है बच्चों? आप लोगों ने मुझे बताया था कॉम्प्लेक्स होता है और टर्बुलेंट होता है, चेंज होता रहता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कभी भी एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि फ्यूचर में ऐसा होगा और उसके अकॉर्डिंग अपन एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। कई बार क्या होता है, आपने जितना जो बनाया सब कुछ गलत चला गया, जितने प्लान्स बनाए वो सब कुछ गलत चले जाते हैं। तो एनवायरनमेंट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो टर्बुलेंट होता है आपका एनवायरनमेंट। आप कुछ भी कर लो, आप एग्जैक्टली सेम, आप कभी मतलब फ्यूचर के लिए आप एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जितनी भी मेहनत की हो सकता है वो सारी की सारी आपकी गलत चली जाए। यहाँ एग्जाम्पल दिया है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। आजकल जो स्कूटीज आती हैं वो ऑटोमेटिक स्कूटीज आती हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट उसको मतलब ऑटोमेटिक मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक आ रही है जिसमें आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अब गवर्नमेंट उसका प्रमोशन कर रही है कि आप लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटी काम में लो। क्यों प्रमोशन करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? क्यों सरकार कहती है? देखो, नॉइस पोल्यूशन नहीं हो रहा,
है ना। इलेक्ट्रिक स्कूटी तो पास में से चली भी जाएगी, पता नहीं चलता, और नॉर्मल स्कूटी ढूं 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 आवाज आती है, एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा उसके अंदर, पेट्रोल का कंजम्पशन आपका कम हो रहा है। फिर भी लोग, बहुत कम लोग अभी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी पे गए हैं। क्यों? उसका रीजन, नहीं जा रहे हैं, महंगी है, सस्ती है, पावर नहीं आती मतलब, मजा नहीं आता उसको चलाने में, ढू ऐसे एकदम स्पीड में आवाज नहीं आती ऐसा? क्यों प्रमोशन क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों? कर लो चार्ज तो, फोन भी तो चार्ज करते हो पूरा दिन अपना। तो हाईवे पे जो जाएगा वो पहले से उतनी चार्ज करके जाएगा ना, हाईवे जितनी तो, ऐसे तो पेट्रोल भी खत्म हो गया फिर क्या करोगे? बैटरी आग पकड़ ले, बहुत सारी स्कूटीज में बैटरी ने आग पकड़ ली, तो लोगों को डर लगता है कि इलेक्ट्रिक आइटम है, कभी भी आग पकड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोग उसको कम यूज में लेते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी, बिजनेस की सब कुछ परफेक्ट था, पर एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का कुछ भी हो सकता है कभी भी, इसीलिए इस एनवायरमेंट को अपन को कंसिडर कर कर चलना चाहिए। तो पहला लिमिटेशन है कि स्ट्रैटेजी कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती। सेकंड लिमिटेशन है, स्ट्रैटेजी बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बनाने में समय बहुत खर्च होता है, बनाओ फिर लोगों को समझाओ। तो इससे क्या होता है, आपका जो डेली का काम चल रहा है उसको बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हम स्टूडेंट्स हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे, हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल, हम दोपहर में पढ़ेंगे, हम ये वाले पन्ने से पढ़ेंगे, ये वाले चैप्टर से पढ़ेंगे, ऐसे कर करके आधी एक घंटा तो आप इसमें अपने फ्रेंड से डिसाइड करोगे फोन पे, अपन तो सब यही पढ़ेंगे, आज ये टॉपिक पहले कवर कर लेते हैं, ऐसे ऐसे सब। इस दौरान आपका एक डेढ़ घंटा खत्म हो जाता है, फिर जब पढ़ने का टाइम आता है तब तक हम थक चुके होते हैं, हमारा डेढ़ घंटा तक हो गया पूरा, तो हम नहीं पढ़ते फिर। तो यही एग्जांपल दिया है कि इतना टाइम कंज्यूमिंग है, उसको बनाते बनाते इतना समय खर्च हो जाता है कि इम्प्लीमेंट करते टाइम तब उतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस भी है भाई, पैसा भी बहुत खर्च होता है। पैसा क्यों खर्च हो रहा है? पैसा क्यों खर्च हो रहा है? अपॉइंट नहीं करेगा ना स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, हमें तो कुछ आता ही नहीं है ना, तो वो एक प्रोफेशनल एक एक्सपर्ट को हायर करेगा जो उसके लिए स्ट्रैटेजी बना कर देगा। अब जो एक्सपर्ट फ्री में भी काम नहीं करेगा, वो पैसा लेगा ना एक्सपर्ट, वो पैसा लेगा क्यों? क्योंकि उसको इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबको समझकर फिर उसको स्ट्रैटेजी बनाकर उसको देनी है। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस के पास लिमिटेड पैसा होता है, जो स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उतना सारा पैसा स्ट्रैटेजी पे खर्च करना। तो स्ट्रैटेजी कॉस्टली प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि हमें एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं बनाने के लिए, वो एक्सपर्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट को समझकर फिर स्ट्रैटेजी बनाकर आपको देगा। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के पास लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड समय होता है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है स्ट्रैटेजी बनाना। आजकल कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में हर एक जना स्ट्रैटेजी बनाकर काम कर रहा है, हर एक जना। जैसे अपन ने बिग बॉस में देखा, तो बिग बॉस में जितने कंटेस्टेंट है सबके सब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, 17 के 17 स्ट्रैटेजी के अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कौन मेरी स्ट्रैटेजी पे कैसा रिएक्ट करेगा। तो कॉम्पिटिटर का रिएक्शन समझना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये चार इसके लिमिटेशंस होते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के चार डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला क्या था? एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, आप एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, तो इसलिए ब्लाइंडली स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक स्कूटी। नेक्स्ट क्या था अपना? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बनाना और लोगों को समझाना, उसमें इतना समय खर्च हो जाएगा कि डेली जो रूटीन वर्क चल रहा है उसको बहुत इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल हो गया, लिख के आने बच्चों ये एग्जाम्पल जो जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। थर्ड क्या था आप लोगों का? कॉस्टली प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे, वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट को समझ कर फिर स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो जिनके पास लिमिटेड पैसा है उनको बहुत दिक्कत आ सकती है बनाने में, लाइक स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्या था? आजकल सब लोग स्ट्रैटेजी बनाकर काम कर रहे, तो कॉम्पिटिटर मेरी स्ट्रैटेजी पे कैसा रिएक्शन देना उसको प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
Why do business opt for strategic management when it's with its limitation? इतनी सारी लिमिटेशन है फिर भी क्यों 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 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब लोग ऑप्ट करते जा रहे हैं, क्यों आप लोग बताओ। इतनी सारी लिमिटेशंस देख ली हमने तो अब हमें नहीं करना चाहिए ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बेनिफिट्स भी और बेनिफिट्स ज्यादा हैं लिमिटेशन से। लिमिटेशंस तो थोड़े से हैं बट बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को यूज में। से डिसीजंस थे, बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फोर्थ क्या था, पाथ फाइंडर, इसमें अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की थी। फिफ्थ क्या था, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें हमने प्रोडक्ट मार्केट चॉइस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी। सिक्स्थ क्या था बच्चों, लॉन्जिटिविटी, जिसमें क्लियर स्टैंड होना चाहिए आपका, क्यों आप हो, ना कि आप लक के बेसिस पे सरवाइव कर रहे हो। एक्शंस ओवर एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट क्या था लास्ट, और कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए फॉर द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेशंस क्या थी, पहली एनवायरमेंट जो है वो टर्बुलेंट है, कॉम्प्लेक्स है, तो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी कभी नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्या थी, टाइम कंज्यूमिंग, बनाना और समझाने में बहुत समय खर्च हो जाता है। नेक्स्ट क्या थी, कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि एक्सपर्ट हायर करोगे वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को समझेगा, तो इसलिए पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है। देन कॉम्पिटिटर का क्या रिएक्शन होगा मेरी स्ट्रेटेजी पे, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। कल मैंने बताया था इंटेंट का मतलब इंटेंशन, आपको हर चीज का इंटेंशन पहले समझ में आना चाहिए। इंटेंशन मतलब उसका पर्पस। एक तो होता है व्हाट, मैंने आपसे पूछा आप लोग क्या कर रहे हो, आपने कहा हम सीए इंटर कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस। वो अगर आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा, अभी किसी को भी नहीं पता, जिस दिन आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा आप लोग ये काम क्यों कर रहे हो, तो आपको वो काम करने में मजा आने लग जाएगा और आप डबल एनर्जी, डबल एंथुजियाज्म और डबल मतलब जोश से वो काम आप लोग करोगे। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट में अपन ये सारे उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, वैल्यूज, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज एक्सेट्रा। इंटेंट मतलब पर्पस, क्यों ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पर्पस क्या है वो पता होना चाहिए। सीनियर मैनेजर बताते हैं क्या कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं, तो जो क्यों वाला आंसर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। जितना क्लियर आपका इंटेंट होगा उतने ही ज्यादा चांसेस आपके फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ के। चाहे कोई भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, कपड़े का, जूते का, कोई भी काम हो, कैसा भी बिजनेस हो, पर अगर आपको इंटेंशन क्लियर है तो आप ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज अ स्टेटमेंट जो तरीके बताता है कि हम कैसे हमारा विजन को अचीव कर सकते हैं। इंटेंट आइडिया देता है कि ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर में एक ही लाइन को 10 बार लिख रखा है कि फ्यूचर में आपको क्या अचीव करना है, विजन क्या अचीव करना है, वो आपको इंटेंशन क्लियर करता है। तो ये आंसर करता है कि आप क्यों स्ट्राइव, क्यों हो, किस लिए हो, वो बताता है यहाँ पे। ये लॉन्ग टर्म आपकी मार्केट पोजीशन क्या होगी, आप किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर सकते हैं, वो इंटेंशन आपको क्लियर करके देता है। तो इंटेंशन जो है वो विजन और मिशन की फॉर्म में भी हो सकता है। आपका ये विजन है तभी उससे आपको रिप्रेजेंट होगा कि आपका इंटेंशन है। जनरली जो इंटेंट है वो ब्रॉड टर्म्स में बताया, ब्रॉड टर्म्स मतलब विजन मिशन की टर्म्स में बताया, पर अगर प्रिसाइज टर्म्स में बताएं तो इंटेंशन का मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकता है। गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव करोगे तभी विजन मिशन को अचीव कर पाओगे। तो एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, या फिर उसे क्या कह सकते हैं अपन, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। पहला एलिमेंट क्या है आपका, विजन। विजन क्या होता है, बहुत दूर के बारे में सोचना, उसे विजन कहते हैं। तो विजन मतलब ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। कंपनी की फ्यूचर में 15 साल बाद, 20 साल बाद कंपनी की पोजीशन क्या होगी, उसका ब्लूप्रिंट होता है आपका विजन।
ये बताता है वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, कहाँ पे फ्यूचर में अपने आप को देख रहे हो 15 साल बाद, उसे विजन कहते हैं। इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब उसकी अभिलाषा, ऑर्गेनाइजेशन की आकांक्षा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या इच्छाएं हैं, वो विजन बताता है। एंड प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, ऑर्गेनाइजेशन की क्या एस्पिरेशन है और फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, वो किससे रिप्रेजेंट होता है, विजन से रिप्रेजेंट होता है। एवरी सबसिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन, सबको, सब लोग विजन फॉलो करेंगे तभी तो विजन को हम अचीव कर पाएंगे। तो विजन का मतलब क्या पढ़ा हमने, विजन इज अ ब्लूप्रिंट कि कंपनी की फ्यूचर में पोजीशन क्या होगी, उसके लिए ब्लूप्रिंट है। विजन बताता है कहाँ पे आप अपने आप को फ्यूचर में लैंड करना चाहते हो। विजन बताता है एस्पिरेशन, ऑर्गेनाइजेशन की क्या अभिलाषा, क्या आकांक्षा, क्या इच्छाएं, फ्यूचर में अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखती है, वो विजन आपको रिप्रेजेंट करता है। और जब सब लोग विजन को फॉलो करेंगे तभी विजन अचीव हो सकता है। ठीक है। देन मिशन, विजन को अचीव करने के लिए क्या आता है बच्चों, मिशन आ जाता है। मिशन डेलिनेट, डेलिनेटेड मतलब, डेलिनिएटेड मतलब डिस्क्राइब इन डिटेल, लिख लो, डिस्क्राइब इन डिटेल। मिशन डेलिनिएटेड द फर्म्स बिजनेस, मिशन डिटेल में बताता है अभी मेरा बिजनेस क्या है, मेरा गोल क्या है, एंड क्या तरीके होंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए। अभी मेरे कपड़े का काम है, अभी मेरा गोल है कि मेरे को इस साल में 10 लाख की सेल मेरी बढ़ानी है, और ये तरीके होंगे। मुझे सेल बढ़ाने के लिए मुझे अपने आप को प्रमोशन करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, मुझे ऑनलाइन भी बेचना पड़ेगा, जो भी तरीके हैं, ये गोल मुझे अचीव करने के लिए ये वेज मुझे यूज में लेने पड़ेंगे। It explains the reason for the existence of the firm in the society. ये रीजन बताता है कि क्यों वो फर्म एग्जिस्ट करती है फ्यूचर में, उसका रीजन है क्यों, क्या आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप उसमें एग्जिस्ट कर पा रहे हो। इट इज डिजाइन टू हेल्प potential shareholders and investors understand the purpose of the company, कंपनी का क्या पर्पस है, वही तो क्यों बता रहे, क्यों आप स्ट्राइव करो, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो समझ पाएंगे कि इस कंपनी का भी पर्पस क्या है। मिशन बताता है कि हमारा अभी बिजनेस क्या है, हमारी अभी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, हमारी अभी एक्टिविटीज, हम किस कस्टमर को फोकस कर रहे हैं, हमारा अभी सोसाइटी में रोल क्या, अभी क्या चल रहा है, वो मिशन से बताया जाता है। तो मिशन बताता है अभी आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस, आपके रोल इन द सोसाइटी, आपकी एक्टिविटीज के बारे में आपको कौन बताता है, मिशन बताता है। देन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मतलब जिन चीजों से चीजें मेजर करी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड रिजल्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स होते हैं कि इस समय में हमें ये टारगेट अचीव करना है, इस समय में हमें ये टारगेट अचीव करना है। जैसे अगर बात करें तो अभी आप लोगों का जो गोल है, वो गोल तो आप लोगों का है इंटर क्लियर करना, ठीक है, जो एंड रिजल्ट है अभी आप लोगों का। और टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट ऑब्जेक्टिव कि मुझे इस बार अभी एसएम के पेपर में इतने मार्क्स लाने हैं, ऑडिट के टेस्ट में मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, मुझे अकाउंट्स के टेस्ट में इतने मार्क्स लाने हैं, जो छोटे छोटे आप गोल्स डिसाइड करते जा रहे हो टाइम पे, इतने इतने में मुझे ये अचीव करते जाना है, तो वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकते हो, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो आपको अचीव करना है। जनरली कोई डिस्टिंक्शन, हम जनरली हम एक साथ काम में लेते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हम वर्ड्स हमेशा एक साथ काम में लेते हैं, हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यही है। द विजन का हमने अभी तक 3 कंपोनेंट पढ़ लिए बच्चों, कौन से पढ़ लिए, पहले वो रिवाइज करते हैं। विजन, मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। विजन का मतलब क्या था, विजन मतलब ब्लूप्रिंट, कंपनी का फ्यूचर में पोजीशन क्या होगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या था, आपका विजन था। विजन बताता है कंपनी अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहती है, उसका एस्पिरेशन क्या है, और वो फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पे, ग्लिम्स बताता है कि फ्यूचर में कहाँ होना है। और हर एक सब सिस्टम को विजन फॉलो करना पड़ेगा तभी विजन अचीव हो सकता है। मिशन डिटेल में बताता है कि अभी आपका बिजनेस क्या है, अभी आपके गोल्स क्या है, और क्या तरीके होंगे उन गोल्स तक पहुंचने के लिए। मिशन बताता है रीजन, क्यों आप एग्जिस्ट कर रहे हो, तो मतलब शेयर होल्डर्स को भी समझ में आ रहा है कि कंपनी का पर्पस क्या है। मिशन बताता है हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज अभी क्या है, हमारी अभी एक्टिविटीज क्या है, हम अभी किस कस्टमर को फोकस कर रहे हैं, ये सब मिशन बताता है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स क्या होते हैं आपके, ये मेजरमेंट के बेस हैं, गोल्स आपका एंड रिजल्ट,
जो आपको अचीव करना है, और ऑब्जेक्टिव्स टाइम पे ये अचीव करना है, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जनरली इन दोनों को इंटरचेंजली काम में लिया जाता है। तो आपने ये जो पढ़ा, विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, पहले हुआ करते थे बच्चों, पहले आपके स्ट्रैटेजिक इंटेंट के ये होते थे, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, अब नहीं है। पर इसका एक एक लाइन में मतलब समझ लेते हैं कि ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है। बिजनेस मॉडल मतलब उस बिजनेस में आप कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, उसे अपन क्या बोल देते हैं, बिजनेस मॉडल। बिजनेस को डिफाइन करना, मतलब मेरा किस चीज का बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है, मेरा क्लोथ का बिजनेस है, मेरा झुंझुनू में बिजनेस है, एंड सो ऑन। आप अपने बिजनेस, अपना प्रोडक्ट को आप डिफाइन कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं, बिजनेस डेफिनेशन कह देते हैं। तो जो ये सब कंपोनेंट्स आपने पढ़े, विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, ये क्या बताते हैं, ये फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन की क्या फिलॉसफी है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड, आपको क्या रिजल्ट अचीव करना है वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। विजन, मिशन, डेफिनेशन, फिलॉसफी बताएंगे, और स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या बताता है, पर्पस, जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है। अब एक और कंपोनेंट रह गया, ये नया ऐड हुआ इस बार, दैट इज वैल्यू। वैल्यू फ्रॉम द ओमनी प्रेजेंट फाउंडेशन। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है, लिख लो, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। वैल्यू हर जगह पे प्रेजेंट होनी चाहिए, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। जो भी मैनेजर्स जो भी डिसीजन लेंगे, वैल्यू का वहां पे इफेक्ट होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर वैल्यू नहीं है, मतलब उसका कोई इंटेंशन नहीं है। वैल्यू मतलब समझते हो आप लोग, वैल्यू, उस चीज से वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब उससे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उसकी वर्थ होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो वैल्यू या वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज जो डीप रूटेड आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो आपको गाइड करेंगे आपके डिसीजन और एक्शन में, उन्हें वैल्यू कह देते हैं। तो वैल्यू का मतलब आपके जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, उन्हें वैल्यूज कह देते हैं। कॉलिंस एंड पोरास, उन्होंने क्लियरली, इस वर्ड का मतलब होता है आपका क्लियरली, उन्होंने क्लियरली बताया है कि कोर वैल्यूज बीइंग इनहेरेंट, इनहेरेंट होनी चाहिए आपकी वैल्यूज, एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप अपनी वैल्यूज को मेंटेन करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉलेज एंड पोरास कहते हैं कि जो भी आपकी वैल्यूज है वो इनहेरेंट होना चाहिए, आपके अंदर से होना चाहिए, आपकी ये वैल्यूज, ये आपके एथिक्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, चाहे किसी भी कन्वीनियंस के लिए हो, चाहे आपको शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन मिल रहा हो, पर आपको अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स होने चाहिए, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए। अगर मेरा ये प्रिंसिपल है, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़े बिना खाना नहीं खाती, तो मुझे उस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, वो मेरी वैल्यू है। मुझे उसको किसी भी सिचुएशन में इग्नोर नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मुझे अगर कहीं बाहर भी निकलना है तो वहां पे भी मुझे हाथ जोड़ने हैं। संडे है, अगर लेट उठे हैं तो भी अपन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको एनी हाउ फॉलो करना ही करना है। यहाँ पे वैल्यूज आर दी, ये लाइन छोड़ दो। वैल्यू ऑफन रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द कंपनी फाउंडर। कंपनी वैल्यू मतलब जो उसके फाउंडर की जो वैल्यूज होंगी वही सब लोग फॉलो करेंगे। दे आर द सोर्स ऑफ द कंपनी डिस्टिंक्टिवनेस एंड मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल द कॉस्ट। कुछ भी हो जाए आपको उसको मेंटेन करके रखना है, और अगर आपकी वैल्यू, तो मतलब वो आपको डिस्टिंक्ट कर रही है बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन से, वो आपको अलग करती है, इसलिए उसको अपन को हमेशा मेंटेन करना है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये सारे अपन ने क्या पढ़ लिए, कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक इंटेंट पढ़ लिए। रिवाइज करते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़े। फर्स्ट कंपोनेंट क्या पढ़ा था अपन ने, विजन। विजन का मतलब ब्लूप्रिंट, की कंपनी अपने आप को फ्यूचर में कहाँ पोजीशन करना चाहती है।
तो बेसिकली ये एक एस्पिरेशन बताता है मैनेजमेंट की क्या इच्छाएं हैं, मैनेजमेंट अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहता है। सब लोग उसको फॉलो करेंगे तभी आप अपना विजन को अचीव कर सकते हैं। सेकंड क्या था, मिशन, जो डिटेल में बताएगा कि आपका ये बिजनेस है, आपके ये गोल्स हैं और ये तरीके हैं उसको वहां तक पहुंचने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। विजन बताता है रीजन कि क्यों आप एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उस रीजन बताएगा तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको समझ में आएगा कंपनी का पर्पस क्या है। विजन बताएगा आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज के बारे में, आपकी एक्टिविटीज के बारे में, आपका अभी कस्टमर फोकस क्या है उसके बारे में आपको मिशन बताएगा। फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स क्या होते हैं, जो एंड रिजल्ट्स होते हैं जो आपको अचीव करने, और ऑब्जेक्टिव्स जो टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स होते हैं। जनरली ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजली काम में लिए जाते हैं। आपने जो पढ़ा विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, ये चार तो क्या बताते हैं, फिलॉसफी बिजनेस की। गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं रिजल्ट जो बिजनेस को अचीव करना है, और स्ट्रैटेजिक इंटेंट बताता है पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर अपन ने पढ़ा वैल्यू, वैल्यू हर जगह होती है, हर एक डिसीजन जो भी आपने बिजनेस में डिसीजन ले लो हर जगह वैल्यू इन्फ्लुएंस करती है आपको। तो वैल्यू मतलब क्या होता है, वो प्रिंसिपल्स जो आपके डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करेंगे, उन सारे प्रिंसिपल्स को क्या कहा जाता है, वैल्यू। पॉलिस एंड पोरास कहते हैं कि किसी भी हालत में वैल्यू को इग्नोर नहीं करना है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे उससे आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी मिल रहे हो तो भी आपको उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपकी वैल्यू है मतलब आपको, आप उसी वजह से अपने बिजनेस को दूसरे से अलग कर पा रहे हो, तो उसको हमेशा मेंटेन करना है, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू मेंटेन योर वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया। तो बेसिकली ये चार कंपोनेंट्स हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट के, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू। तो ये आपका डायग्राम है स्ट्रैटेजिक इंटेंट का। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू, वैल्यू सिस्टम जो हर जगह प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है आपके कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। तो आज हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए बच्चों। अपन ने टॉपिक कवर किया इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक इंटेंट। आज इतना ही पढ़ेंगे, ये आप लोग कल लर्न कर कर आएंगे और कल मैं ये वाला पोर्शन सुनूंगी, फिर अपन आगे कवर करेंगे। ठीक है।